किसी फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है, लेकिन ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी हो, है ना, रो कॉलम्स के फॉर्मेट में वो हमारी लिखी गई हो, तो ऐसी टेक्स्ट फाइल को सीएसवी फाइल कहते हैं। ठीक है। जैसे ये एक सीएसवी फाइल है जिसमें हर रो हर रो पर 3 कॉलम है। कैसे पता आपको? कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा से पहले एक कॉलम, कॉमा के बाद दूसरा कॉलम, फिर कॉमा, तीसरा कॉलम। तो हर रो में 3 कॉलम यहाँ पर हमारे आ गए। तो ऐसा डेटा जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ लिखा हुआ है वो हमारा सीएसवी फाइल का डेटा कहलाता है। और सीएसवी फाइल को पांडास में रीड करने का सीधा सीधा हमारे पास एक फंक्शन है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो जो रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन है, इसका काम होता है एक आपसे पाथ मांगना, और वो पाथ किसका होना चाहिए? किसी सीएसवी फाइल का पाथ होना चाहिए। स्ट्रिंग में आपने वो पाथ लिख दिया, तो जैसा मैंने बोला कि सीएसवी एक एक्सटेंशन नहीं है, सीएसवी एक फॉर्मेट है। सीएसवी टेक्स्ट फाइल को ही कहते हैं। तो अगर एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है तो गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इससे जो मिलेगा वो एक मुझे डेटा फ्रेम मिल जाएगा। उस डेटा फ्रेम को मैंने प्रिंट करा। तो सीएसवी फाइल कई बार हमें मिल जाती है। अब मेरे पास एक और फाइल है, उसमें डेटा है तो रो कॉलम की फॉर्म में, लेकिन उसमें कॉमा से सेपरेट नहीं है, कॉलोन से सेपरेट है। सारी वैल्यू कॉलोन से सेपरेट है। तो पहली वाली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो हर रो में जो कॉलम्स हैं वो कॉलोन से सेपरेटेड है। तो इस फाइल को अगर मैं रीड करता हूं तो ये क्या करेगा? पहला कॉलम तब तक मानेगा जब तक कॉमा नहीं आ जाता। अगर मैं उस फाइल को ध्यान से समझूं तो उसमें तो कहीं कॉमा आ ही नहीं रहा है, कॉलोन आ रहा है। तो ये क्या करेगा? सब कुछ एक ही कॉलम में रख देगा। ये देखो, कहेगा कॉमा तो आया ही नहीं, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड मतलब कॉलम्स जो बनेंगे वो कॉमा के अकॉर्डिंग बनेंगे। कॉमा तो आपकी उस फाइल में था ही नहीं। तो इस पूरे को एक कॉलम मान लिया, इस पूरे को दूसरा कॉलम मान लिया, इसको तीसरा, इसको चौथा, पांचवा, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर। लेकिन सर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई कॉलम से अगर वैल्यू आ रही है सेपरेट होकर तो वो अलग अलग कॉलम में आ जाए। ऐसा किया जा सकता है। और रीड सीएसवी फंक्शन को हम एक आर्गुमेंट देंगे जिसका नाम होगा सेपरेटर। हम ऐसा बताएंगे भाई जो सेपरेटर है वो कॉलॉन है, तो ये बात हमारी सुन लेगा और कॉलॉन के आने पर एक अलग कॉलम बना देगा। तो किसी भी टेक्स्ट फाइल को जो एक फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, उसको रीड सीएसवी फंक्शन से पढ़ा जा सकता है। अब जो फॉर्मेट आपने रखा है अगर वो कॉमा सेपरेटेड का है तो रीड सीएसवी को कुछ नहीं बताना। लेकिन अगर वो फॉर्मेट आपका कॉमा के अलावा कुछ और है तो फिर आपको रीड सीएसवी बताना पड़ेगा कि सेपरेटर हमने ये लगाया है, कॉमा नहीं लगाया है। अब मान लीजिए मेरे पास एक और फाइल है, ये बताओ इसमें हर वैल्यू किससे सेपरेट हो रही है? टैब स्पेस से। अब ऐसी फाइल जो टेक्स्ट फाइल है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है, तो अब इसको मैं अगर रीड करूंगा तो फंक्शन एक ही है, रीड सीएसवी। बाय डिफॉल्ट ये कॉमा को कंसीडर करता है, लेकिन अगर कॉमा की जगह कोई और आपने सेपरेटर यूज करा है तो बताओ क्या यूज करा है इस बार आपने? टैब स्पेस। और अगर मैं ना बताऊं तो देखो ऐसे आ जाएगा।
एक ही कॉलम में आ गया सारा डेटा। तो मैं चाहता हूं कि सेपरेटर क्या बना दिया जाए, टैब स्पेस बना दिया जाए। अब कुछ लोग या ज्यादातर लोग जब सीएसवी फाइल बनाते हैं या कहीं से डाउनलोड करके लाते हैं, तो वो सीएसवी फाइल का एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी ना होकर डॉट सीएसवी रख देते हैं, जो कि गलत नहीं है। क्योंकि अगर सीएसवी फॉर्मेट की फाइल है और उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसवी रख दिया जाए तो बेटर रीडेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अब होता क्या है, हमारे कंप्यूटर में अगर एम एस एक्सल इंस्टॉल्ड है, तो एम एस एक्सल क्या करता है, सीएसवी को अपना लॉन्चर आइकन दे देता है। अगर हमारे कंप्यूटर में एक्सेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो हर वो फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट सीएसवी होगा, लॉन्चर आइकन किसका मिल जाएगा, उसे एक्सेल का मिल जाएगा। लेकिन वो बदली नहीं, वो हमारी है ही सीएसवी। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो आपको लगेगा सर ये तो एक्सेल फाइल में है। एक्सेल फाइल नहीं है। अगर मैं अपने कंप्यूटर से एम एस एक्सेल को अनइंस्टॉल कर दूं तो क्या ये फाइल नहीं चलेगी? हमने कहा बिल्कुल चलेगी। कैसे? हमने कहा देखो, अब मैं इंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ, जरूरत पड़ती है मुझे तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ। ठीक है, करके देखो, वही ओपन है क्या, वही कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। लेकिन इस बार जो फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी ना करके करने वाले ने डॉट सीएसवी कर दिया। तो डॉट सीएसवी एक्सटेंशन की फाइल एक्सेल के लॉन्चर में ओपन हो जाती है ना। एक्सेल बनाने वाले ने ऐसा फीचर दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रीड करूंगा तो प्रोग्राम में लिखूंगा यही, इस बार डॉट सीएसवी एक्सटेंशन है, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। एन एन क्यों आई? क्योंकि वहां वैल्यू आपकी मिसिंग। इस वाली रो में दो ही वैल्यू है, एक तो तीसरी है ही नहीं। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब मिसिंग कहाँ आ जाएगा, प्राइस मिसिंग हो जाएगा। मान लो चलो यही कर दिया, सेव करके तो इस तरह से हम सीएसवी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं बड़ी आसानी। अब कोई और ऐसा फाइल जिसमें स्ट्रक्चर डेटा रखा हो? हमने कहा HTML, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, HTML के अंदर टेबल टैग होता है। टेबल टैग से स्ट्रक्चर डेटा को हम वेब पेज पे दिखाते हैं। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको HTML पढ़ाने में। मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना आपको आता है, और जिसको नहीं आता है वो इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो अब ये एक टेबल टैग है। टेबल टैग से एक टेबल बनी जिसमें ये टेबल के दो हेडर हैं और ये रो है। एक टेबल टैग और आ गया, दो टेबल टैग लगे हुए हैं। अगर मैं इस फाइल को ब्राउजर पर रन करता हूँ तो ये ऐसे आती है। तो पहली टेबल का डेटा है, ये दूसरे टेबल का डेटा है। तो HTML पेज में भी टेबल की फॉर्म में डेटा रखा जा सकता है।
अगर मैं HTML की टेबल से डेटा निकाल कर डेटा फ्रेम में रखना चाहूं तो रख सकता हूं। कैसे रखूंगा? यहाँ लिखेंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर HTML। तो रीड अंडरस्कोर HTML नाम का फंक्शन है, इसका यूज करके हम इस काम को कर सकते हैं। संदीप वर्मा, बताइए। सर बोलिए, आपका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, आगे हेलो बताइए। सर। बोलिए। सर सर मैं ये कह रहा हूँ सर, CSV फाइल, वो फाइल, उसी फाइल की बात कर रहा हूँ तो जो एक्सेल फाइल से जो कन्वर्ट हो रही है सर। समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्या पूछा आपने? मैंने तो ऐसा कभी सर नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ सर, CSV फाइल वही है ना सर, जो मतलब एक्सेल फाइल, मतलब सर वो उसको सर क्या नाम की टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर दे। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, ये बताओ मुझे। सर मैं CSV फाइल की बात कर रहा हूँ सर, आप CSV टेक्स्ट फाइल बता फाइल, रहे। ऐसी टेक्स्ट फाइल जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है उसे CSV फाइल कहते हैं, और उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो कॉमा से लगा होता है, हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है। अच्छा सर। इसका एक्सेल ठीक, से मतलब नहीं। ठीक सर, ठीक 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 ठीक। डी डेटा सेट एनालिसिस टेस्ट डॉट HTML। अब रीड HTML फंक्शन क्या करता है, इस HTML फाइल में जितने टेबल टैग लगे हुए हैं, हर टेबल टैग के करस्पॉन्डिंग एक डेटा फ्रेम बनाकर मुझे देगा। जितने टेबल टैग इसमें मिलेंगे उतने डेटा फ्रेम बनाकर मुझे वापस करे जाएंगे, और वो सारे डेटा फ्रेम एक लिस्ट में रखकर दिए जाएंगे। तो मुझे लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम मिलेगा। तो अब मुझे पता करना है कि कितने डेटा फ्रेम बने हैं, तो मैं इस लिस्ट की लेंथ निकाल सकता हूँ। 2 डेटा फ्रेम बने हैं, तो एक हमारा 0 इंडेक्स पर होगा, और एक दूसरे पर होगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर। देखो अजय विजय वाला डेटा आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी HTML फाइल के अंदर जो टेबल टैग है उसके डेटा को भी डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम डेटा को खुद से क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन अगर मैं पांडास पे काम करना चाहता हूँ तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि पहले मेरे पास फाइल होनी चाहिए, डेटा सेट होना चाहिए। अगर डेटा सेट नहीं होगा तो पांडास में काम क्या करेंगे फिर, क्योंकि सारा डेटा किसी फाइल से आ रहा है हमारा। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास फाइल नहीं है, तो क्या मैं पांडास पढ़ नहीं पाऊंगा? आंसर है यस, पढ़ लोगे। तो हमें खुद से डेटा फ्रेम अगर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हो। अगर कोई फाइल नहीं है आपके पास, खुद से बनाना चाहते हो डेटा फ्रेम, तो बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो देखो। ये लिखेंगे TF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम नाम की क्लास होती है। तो डेटा फ्रेम क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्लास का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करेंगे। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट जब आप पास करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया मैंने, ये किसी का एम्प्लॉय आईडी, ये किसी का नेम, ये दूसरी एम्प्लॉय की आईडी, ये उसका नेम, ये तीसरे एम्प्लॉय की आईडी, और ये तीसरे का नेम। तो जब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारी
नेस्टेड लिस्ट जो हैं वो रोज बन जाएंगी। तो एक डेटा फ्रेम बनेगा, उस डेटा फ्रेम में 3 रोज आएंगी क्योंकि आपकी नेस्टेड लिस्ट 3 है। और हर नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा, वो हमारा 2 कॉलम्स होंगे। सर कॉलम्स के नाम क्या होंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं, कॉलम के लेवल्स क्या होंगे। तो जब आप कॉलम के लेवल्स नहीं बताते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉलम के लेवल्स आपके दे दिए जाते हैं। क्या दिए गए, 0 1। और अगर मैं कॉलम्स के नाम देना चाहूं तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे करके ब्रैकेट में, कॉलम्स इक्वल टू जो भी कॉलम का नाम आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मान लीजिए ये आपने बताया आईडी है और ये आपने बताया नेम है। अब अगर मैं डेटा फ्रेम बनाता हूं खुद से तो डिक्शनरी से भी बना सकता हूँ। डिक्शनरी से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाऊंगा। उस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज होंगी ऑटोमेटिकली उनको कॉलम का नाम मान लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक की बना दूं, अगर मान लीजिए रोल नंबर, और इस की पर आप जितनी वैल्यूज रखेंगे लिस्ट की फॉर्म में या टपल की फॉर्म में, वो उस कॉलम के अंदर की वैल्यूज मान ली जाएंगी। तो इस की वैल्यू एक लिस्ट या टपल आपको रखनी है। तो मान लीजिए आपका हो गया 1 2 3। इसका मतलब है कि एक डेटा फ्रेम में कॉलम बन गया रोल नंबर नाम का जिसमें 3 वैल्यू आ गई। अब दूसरा कॉलम बनाना चाहते हो तो वो दूसरी वाली की होगी डिक्शनरी की। तो मान लीजिए हो गया आपका रोल नंबर के बाद नेम। नेम मान लीजिए मैंने ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। ये आसान है। तो अगर आपको खुद से डेटा फ्रेम बनाना हो तो ये सेकंड वाली अप्रोच रिकमेंडेड है कि आप डिक्शनरी से बनाइए, क्योंकि इसमें आप अपनी डिक्शनरी में जो कीज रखते हैं वो कॉलम के नाम बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। और उन कीज पर जो आपने लिस्ट रखी है वो उन कॉलम की क्या बन जाएंगी, वैल्यूज बन जाएंगी। अब आप में से काफी लोगों ने माई सिक्वल पढ़ रखा है, ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है पहले ही माई सिक्वल। तो सर माई सिक्वल में जो टेबल होती है वो भी तो स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, रो कॉलम फॉर्म में होती है। क्या उस टेबल का डेटा मैं यहाँ ला सकता हूँ, क्या यहाँ से डेटा मैं वहां लेके जा सकता हूँ, है ना। तो कैसे करेंगे इस काम को, मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है, उसको टेबल में रखना है या टेबल से डेटा निकाल कर एक्सेल फाइल में रखना है। तो क्या हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पांडास के साथ कर सकते हैं। 2 लाइन का प्रोग्राम है बस। 2 लाइन लिखने से आप डेटाबेस के साथ एक्सेल फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। माध्यम का रखेंगे बीच में अपना डेटा फ्रेम। तो मेरे सिस्टम में मैंने आपको जो पढ़ाया था माई सिक्वल जिस दिन, है ना, उस दिन का मेरा डेटा सब डिलीट हो गया क्योंकि मैंने अभी नई विंडो डाली है। तो मेरे कंप्यूटर माई सिक्वल अब खत्म हो चुका है, नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से माई सिक्वल को डाउनलोड करके, माई सिक्वल डाउनलोड फॉर विंडोज, बिना कुछ सिखाए हुए फटाफट से माई सिक्वल इंस्टॉल करके एक छोटी सी टेबल बनाकर, और फिर मैं कैसे वो पांडास के साथ कनेक्ट होगा
ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक्टिविटी में आपको पहले से नॉलेज है डेटाबेस की, माई सिक्वल की। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपने क्लास की रिकॉर्डिंग्स पुरानी देखेगा और उसके बाद फिर ये अपना समझेगा। डेटा साइंस वाला बैच है आपका? चलिए, जब तक यहाँ ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक जुपिटर में हमें दो मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा पांडास को डेटा के साथ कनेक्ट करने के लिए। पहला, पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के साथ अगर हम पांडास को यानी डेटा फ्रेम को कनेक्ट करना चाहते हैं तो दो मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। पहला पाई माई सिक्वल, और दूसरा है हमारा एसक्यूएल एल्केमी। एसक्यूएल एल्केमी एनाकोंडा के साथ पहले से आता है आई गेस, है ना? एक बार देख लीजिए, अगर आता है तो लिखकर आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, एसक्यूएल एल्केमी। ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं, तो ये पहले से हमारा एनाकोंडा में, तो इन दो मॉड्यूल की जरूरत मुझे पड़ती है। इधर आ जाओ।
चलिए, तो ये मेरा यहाँ पर माई सिक्वल का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। अब क्विकली मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करके तो क्रिएट डेटाबेस, मान लीजिए आपके बैच के टाइम का नाम तो बना देते हैं 10 AM यू 10 AM क्रिएट टेबल EMP ID इंटीजर, प्राइमरी की वगैरह जो सब बनानी हो अपना बनाते रहना। EMP नेम varchar EMP सैलरी फ्लोट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दी। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज एम्प्लॉय ID 10, एम्प्लॉय का नेम सोनू, एम्प्लॉय की सैलरी 10,000, एम्प्लॉय ID 11 मोनू 12,000, 12 करण 9,000, 13 अर्जुन, और ये मान लो आपका 8,000। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम EMP, ये मेरा एक डेटाबेस का टेबल तैयार है। अब मैं चाहता हूँ सर इस टेबल के डेटा को पाइथन के डेटा फ्रेम में लेकर आइए। ठीक है, या हमारे पास कोई एक फाइल थी, उस फाइल का डेटा यहाँ पर टेबल में स्टोर करिए। कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे SQL एल्केमी नाम के मॉड्यूल के लिए। फिर इस SQL एल्केमी मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट इंजन। क्रिएट इंजन फंक्शन अपने अंदर से क्या करता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें एक इंजन मिलेगा, और ये इंजन क्या करेगा, हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमें कुछ पास करना है, क्रिएट इंजन फंक्शन के अंदर हमें कुछ पास करना है। क्या पास करना है ये देखते हैं अभी। तो यहाँ पर डेटाबेस का URL पास करेंगे आप। उस URL का एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट है ये। तो यहाँ लिखेंगे डायलेक्ट में माई सिक्वल प्लस अपने ड्राइवर का नाम पाई माई सिक्वल, यूजर नेम डेटाबेस का है मेरा रूट, पासवर्ड भी क्या रखा है मैंने, रूट, IP एड्रेस क्या है मेरा, लोकल होस्ट, और डेटाबेस का नेम मैंने क्या बनाया था अभी, 10। तो ये चीजें आप अपने कंप्यूटर पे बदलेंगे, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। यूजर नेम है ये, तो रूट यूजर होता ही है। ये रूट यूजर का पासवर्ड है जो आपने दिया था, वो आपको रखना है। ये आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस है। तो अगर आप दूसरे कंप्यूटर पे माई सिक्वल को रखा हुआ वहां से उठा रहे हैं, तो उस कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, और सेम कंप्यूटर पर है तो लोकल होस्ट लिखेंगे, और यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो एक क्रिएट इंजन फंक्शन इस URL पर
जो डेटाबेस अवेलेबल होगा उस डेटाबेस का इंजन बनाकर दे देगा। इंजन इज लाइक कनेक्शन बनाकर आपको दे देगा। कनेक्शन बन गया आपका। अब पांडास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल। तो रीड एसक्यूएल फंक्शन आपसे दो चीजें मांगेगा। सेकंड आर्गुमेंट में वो इंजन दे दो जो आपने बनाया, और फर्स्ट आर्गुमेंट में आप बताओ कि वो इंजन जिस डेटाबेस के लिए बनाया गया है वो 10 AM वाला डेटाबेस है। तो इस 10 AM वाले डेटाबेस में कौन सी टेबल है? हो सकता है कई टेबल हो, आपने भी ईएमपी टेबल बनाई है, तो इस डेटाबेस में तो और भी टेबल बना सकते हो आप। अभी क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल यूजर, कई टेबल बना सकते हो। तो आप यहाँ पर अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट क्वेरी। तो मैं लिखा यहाँ पर, मान लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएम। तो इस क्वेरी से जितना डेटा आता है वो सारा डेटा डेटा फ्रेम में रखकर आपको दे दिया जाएगा। और अगर मैं ये ना चलाकर यहाँ पे लिखूं कि भाई मुझे सिर्फ नेम और सैलरी चाहिए, तो सेलेक्ट ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी सैलरी, तो डेटा फ्रेम में डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट क्वेरी में आप जैसे लिख रहे हो उसके हिसाब से आएगा। मुझे सारा डेटा चाहिए लेकिन रोज में फिल्ट्रेशन लगाना है। वो रोज लाओ जिनकी सैलरी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस माई सिक्वल से डेटा ला सकते हैं। अगर ऑरिकल से लाएंगे तो यहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा। तो हर डेटाबेस जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ऑरिकल है, आईबीएम का DB2 है या मोंगो डीबी जो भी है, बदलेगा क्या? बदलेगा यहाँ पर यूआरएल, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए, तो मैंने आपको माई सिक्वल सिखाया था, हमारे सिलेबस में माई सिक्वल था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब भले ही आपको ऑरिकल के साथ पांडास कनेक्ट करना नहीं आया या अदर डेटाबेसेस के साथ नहीं आया, लेकिन आपके ब्रेन को एक इनपुट मिल गया कि ये हो सकता है, क्योंकि हमने माई सिक्वल से करा है तो बाकियों से भी होता होगा। बस वो चेंजेस समझने हैं। तो जो ड्राइवर है, एक तो एसक्यूएल एल्केमी चाहिए होगा और एक आपका डेटाबेस ड्राइवर चाहिए होता है। तो एसक्यूएल एल्केमी क्या है? पाइथन की तरफ से हमारा एक मॉड्यूल है या ड्राइवर है, और ये कौन है? ये डेटाबेस की तरफ से हमारा ड्राइवर है। तो डेटाबेस के बदलने से ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, और जब वो बदलेगा तो यहाँ पर ये बदलेगा। और डेटाबेस का नाम ऑरिकल है तो ऑरिकल लिखोगे यहाँ पर। आगे कहानी उसके अकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी, पहले से नहीं पता। अब सर उल्टा, मेरे पास कोई भी डेटा है, उस डेटा को मैं टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी एक CSV फाइल रीड करी थी, उसको दोबारा रीड करिए। अब मैं चाहता हूँ इस वाले डेटा का डेटा कहाँ पहुंच जाए? टेबल में पहुंच जाए। तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे df.to_SQL, to_SQL नाम का फंक्शन। अब to_SQL फंक्शन में आप क्या क्या चीजें हैं जो पास करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या पास करिए, यहाँ पर टेबल का नाम। यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नाम, कि ये जो डेटा है जब डेटाबेस में जाएगा तो किसी टेबल में सेव होगा। बताओ किस टेबल में सेव करना है? हमने कहा क्लोथ नाम से टेबल बना दो, क्लोथ नाम से टेबल बना दो। अब ये बताओ कि वो इंजन का है, वो कनेक्शन का है जो आपके डेटाबेस का बना हुआ था। हमने कहा वो ENG वेरिएबल में रखा हुआ है, वो इंजन अपना पास कर दो।
उसके बाद अब ये बताओ कि अगर क्लोज नाम की टेबल पहले से हुई तो क्या करें? एरर दे दें, रिप्लेस कर दें, अपेंड कर दें, क्या कर दें? तो यहाँ पर ऑप्शन है इफ एग्जिस्ट। तो क्या करना है यहाँ पर? हमने कहा रिप्लेस, मतलब वो टेबल खत्म करके ये टेबल लगा दो। क्या कर दो? फेल, मतलब एरर दे दो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिप्लेस लगा दिया, हो गया, हमने कहा बस खत्म। तो अभी अगर मैं वहां जाके देखूं तो यहाँ पर कोई टेबल नहीं है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लोज, क्लोज नाम से कोई टेबल नहीं है। लेकिन अब देखो इस कोड के चलते ही 6 रोज राइट हो गई। तो टू अंडर उसको बताता है कि कितनी रो राइट हुई है। पहुंच गई, हमने कहा पहुंच गई, देखो। लेकिन सर एक चीज बताओ, 4 कॉलम कहाँ से आ गए? हमारे में तो 3 ही थे। तो जो इंडेक्स था उसको भी एक कॉलम बनाकर इसने क्या कर दिया? राइट कर दिया। हम तो नहीं चाहते हैं कि इंडेक्स को कॉलम बनाकर राइट करो। हमारे 3 कॉलम थे, 3 ही पहुंचाओ डेटाबेस की टेबल में। हमने कहा कोई बात नहीं, कॉपी करो, पेस्ट मारो, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट और होगा, इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दो कि इंडेक्स राइट नहीं करने हैं डेटाबेस के टेबल में। ठीक है, अब जो टेबल पहले से ही है क्या हो जाएगी हमारी? वो रिप्लेस हो जाएगी। तो पहले क्या करा गया होगा? इंटरनली ड्रॉप करी गई वो टेबल, फिर दोबारा बनाई गई होगी, तब जाके लिखा गया होगा। हमें कितना करना पड़ा? 1 लाइन लिखनी पड़ी। तो फिर तो सर ऐसे मैं एक्सेल फाइल का डेटा टेबल में रख दूंगा। हमने कहा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल फाइल से डेटा पढ़ो, पहले डेटा फ्रेम में आ जाएगा और डेटा फ्रेम से राइट कर दो अपने टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम एक अच्छा मीडिएटर कह सकते हैं कि ये हमारा अगर डेटाबेस है, और ये हमारा एक्सेल सीएसवी फाइल्स हैं। ठीक है, तो बीच में अगर मैं डेटा फ्रेम लगा दूं तो ये बहुत आसान काम हो गया। माई सिक्वल में एक्सेल फाइल का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। माई सिक्वल में आप सीएसवी फाइल तो रीड राइट कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, सिक्योरिटी परमिशन डालने के बाद फिर आप उसे रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, बट एक्सेल फाइल को कोई तरीका नहीं है। तो अब हम पांडास सीख गए हैं, तो हम पहले एक्सेल फाइल को पांडास के डेटा फ्रेम में ले आएंगे और डेटा फ्रेम से डेटाबेस में राइट कर सकते हैं। बताइए मनु वर्मा। सर क्या हम सर डेटाबेस की टेबल को सर एक्सेल फाइल में कर सकते हैं सर इम्पोर्ट? अरे बता तो दिया कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ। लो अभी कर देते हैं। इस डायग्राम से ये बात क्लियर है कि डेटाबेस से डेटा उठाकर एक्सेल में रखा जा सकता है। 2 डायरेक्शन के एरो है ना। अगर मैं एरो ऐसे लगाता कि भाई बस ऐसे ही जाता है तो समझ में आता। मैंने एरो लगाया 2 डायरेक्शन वाला, बाई डायरेक्शन, मतलब कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ, है ना, समय खराब नहीं करते, कर देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि सर जो ईएमपी टेबल का डेटा था, ये ईएमपी का, इस डेटा को एक्सेल फाइल में राइट कर दो। ठीक है, इस डेटा को एक्सेल फाइल में राइट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर एसक्यूएल। यहाँ पर आ गया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। यहाँ पर अपना इंजन पास कर दिया, इससे डेटा फ्रेम बनकर आया। अब इस डेटा फ्रेम को मुझे एक्सेल फाइल पर राइट करना है।
तो डेटा फ्रेम के अंदर एक मेथड है to_excel, to_excel, इसी तरह से to_CSV भी है ना। तो अभी फिलहाल to_excel कर दिया। अब आपसे दो चीजें पूछेगा ये। पहला कि बताओ एक्सेल फाइल का पाथ, जिस एक्सेल फाइल पे आप अभी डेटा फ्रेम में जो डेटा रखा हुआ है वो लिखना चाहते हैं, उस एक्सेल फाइल का पाथ बताओ क्या है। तो मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में मान लो है ही नहीं, बनानी है ही नहीं, हमने कहा बना दो। कहाँ बना दो? डी ड्राइव के अंदर एक एक्सेल फाइल बना दो, data.xls कर दो, इस नाम की फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब इस नाम की फाइल जब बनेगी तो इसके अंदर जो डेटा लिखा जाएगा वो किस पे लिखा जाएगा? एक शीट पर। बताओ इस फाइल के अंदर शीट किस नाम से बनाई? तो यहाँ पे लिखेंगे शीट नेम, शीट का नेम कर दो EMPs, एम्प्लॉइज, इस नाम की शीट बन जाएगी। ठीक है, हो गया, हमने बस खत्म। जैसे मैं इसको रन करूंगा, डी ड्राइव के अंदर एक data.xls नाम की फाइल बन जाएगी, जिसके अंदर एक शीट बनेगी EMPs। उस शीट के ऊपर इस वाले डेटा फ्रेम में जितना डेटा था, यानी कि ये वाला डेटा सारा राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी राइट करने वाले मेथड है टू से शुरू होते हैं, वो इंडेक्स के साथ डेटा राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो 0 1 2 है ना, ये भी पहुंच गया होगा चौथा कॉलम बनकर एक्सेल के अंदर, है ना। देखो ये बन गई डेटा फाइल पे, क्लिक करो। अब सर हम तो नहीं चाहते इंडेक्स वाला कॉलम, देखो EMP शीट का नाम है, EMP आपकी शीट का नाम है। हम तो नहीं चाहते इंडेक्स कॉलम बने, तो यहाँ पर क्या लिख दो? इंडेक्स इक्वल टू, जब CSV जब एक्सेल फाइल को रीड राइट कर रहे हो, मेक श्योर वो क्लोज हो। अगर वो ओपन हुई तो एरर आ जाएगी। तो जिन लोगों का एक्सेल फाइल रीड राइट नहीं चला, उसकी एक वजह हो सकती है कि वो फाइल आपने ओपन कर रखी है, इसलिए नहीं चल रही। चलिए, तो डेटाबेस वाला जो चैप्टर है वो अब इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने पांडा। तो इसी तरह से एक और फाइल फॉर्मेट होती है जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो वो जब आप वेब पे जाते हैं, वेब पे डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं जेसन से डेटा रीड राइट करना चाहूँ, तो वहां से भी डेटा को मैं रीड राइट कर सकता हूँ। तो अब अभी मैं आपको जेसन क्या है ये नहीं समझा रहा, क्योंकि जेसन जो आपका कोड जेंगो फ्लास्क होगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। हर किसी को पढ़ने की वो जरूरत नहीं है। बट एक छोटा सा ओवरव्यू बस मैं दे देता हूँ कि मेरे पास एक जेसन फाइल है। ये आपकी जेसन फाइल होती है। जेसन फाइल में सर बोलोगे तो ये तो सब जान पहचान का है, ये डिक्शनरी है। देखो ये 1 2 3 4 डिक्शनरी हैं, और चारों डिक्शनरी को कहाँ पर रखा हुआ है? एक लिस्ट में रखा हुआ है। तो ये जो पाइथन पढ़ चुके हैं उनके लिए ये शब्द समझ में आते हैं कि डिक्शनरी और लिस्ट है। लेकिन सोचो, जेसन का यूज तो जावा वाले भी करते हैं, .NET वाले भी करते हैं, PHP वाले भी करते हैं, नोड एक्सप्रेस वाले भी करते हैं। इंटरनेट पर जितने प्रोग्रामर अवेलेबल हैं वो जेसन का यूज करते हैं। तो क्या वो इसको डिक्शनरी पढ़ते होंगे? क्या PHP वाला इसको डिक्शनरी बोलेगा? जबकि PHP के अंदर भी जेसन चलता है, जावा के अंदर भी जेसन है, .NET के अंदर भी जेसन होता है। तो जेसन टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट
फाइल फॉर्मेट है, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट फाइल फॉर्मेट होता है। तो इसको डिक्शनरी नहीं पढ़ेंगे, ये तो हम जानते हैं इसकी शक्ल तो हमें डिक्शनरी जैसी लग रही है। और पाइथन का डेवलपर हमेशा इसको पहले अटेम्प्ट में डिक्शनरी बोलेगा और इसको लिस्ट बोलेगा। तो अगर मैं इसका टेक्निकल नाम दूं तो ये जो करली ब्रेसेस होती हैं इसे बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट। और जो ये है जिसको आप लिस्ट कह रहे थे इसे बोलते हैं जेसन एरे। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो जेसन एरे कहलाता है, और जो करली ब्रेसेस में जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं उसको वहां पर जेसन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास एक जेसन एरे है, उससे डेटा डेटा फ्रेम में लाना हो तो मैं ला सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर जेसन, और यहाँ पर उस फाइल का नाम जिसमें जेसन की फॉर्म में डेटा अवेलेबल है। और ये हमें एक डेटा फ्रेम लाकर दे देगा। चलिए, तो अब हमें रीड करना आ गया अच्छे से, राइट करना भी आ गया। जरूरत पड़ने पर हम अपना डेटा फ्रेम खुद से बना भी सकते हैं। अगर फाइल ना हो तो लिस्ट ऑफ लिस्ट से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं, या डिक्शनरी का यूज करके अपना डेटा फ्रेम हम बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो पांडास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा EDA। नामी ग्रामी टॉपिक्स हैं पांडास में। EDA क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, तो EDA को ही हम क्या बोलते हैं, अपना एनालिसिस कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, शॉर्ट में से बोलते हैं ED। सर इसमें करते क्या है, इसमें हम किसी भी डेटा से इनसाइट निकालते हैं। इनसाइट का मतलब होता है हिडन इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो डेटा में है लेकिन अगर मैं डेटा को प्लेन आई से देखूंगा तो नहीं दिखेगी मुझे, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल हो सकता है, आंखों को नहीं दिख रहा क्या चीज दिख रही है। लेकिन अगर मैं EDA करना जानता हूं तो वो हिडन इंफॉर्मेशन निकाल कर मैं फ्रंट पे ला सकता हूँ। ठीक है। तो EDA का मतलब होता है, फिलहाल अभी हम EDA पढ़ेंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो EDA का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और इसमें हम क्या करते हैं, फाइट इनसाइट। इनसाइट का मतलब है हिडन या डीप इंफॉर्मेशन। क्या क्या चीजें इसमें आप देखते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे एग्रीगेट ऑपरेशंस हैं
उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो एग्रीगेट ऑपरेशंस हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म एग्रीगेट ऑपरेशंस ऑन होल डेटा। उसके बाद क्या करोगे, ग्रुपिंग डेटा, देन परफॉर्म एग्रीगेट ऑपरेशन। और क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब है रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम के नेम्स क्या हैं, कॉलम के टाइप्स क्या हैं, कौन सा कॉलम किस टाइप का है, किस कॉलम का क्या नेम है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, है ना, ये सब हम पता करते हैं। और क्या करोगे इसमें, फाइंडिंग आंसर ऑफ कस्टम यूजर डिफाइंड फाइंडिंग आंसर्स ऑफ कस्टम क्वेश्चन या यूजर डिफाइंड क्वेश्चन। तो अगर आप किसी डेटा पर ये सारी चीजें करते हैं, और क्या क्या है, अभी एक पॉइंट और है, वो पे नीचे लिख लेना, या नीचे ना लिखकर इस एब्स्ट्रैक्ट व्यू के अंदर लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट व्यू के अंदर। हम डेटा को एनालाइज करने जा रहे हैं, पता चला मोस्ट ऑफ द वैल्यूज तो मिसिंग है, तो एनालाइज क्या करोगे, तो एनालाइज करने से पहले डेटा को पहले देख लो डेटा प्रॉपर गिवन है या नहीं है। तो ये मोटा मोटा ईडीए के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर। तो सिंगल वर्ड में क्या है इसका मतलब, इनसाइट फैच करना। इनसाइट मतलब हिडन इंफॉर्मेशन जो है बट दिख नहीं रही है, डीप इंफॉर्मेशन या कोई ट्रेंड, तो इसको आप हिडन इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन या ट्रेंड आप कहना चाहें तो इसको ट्रेंड भी कह सकते हैं, है ना, एक ट्रेंड देखना चाहते हैं।
डेटा में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सब क्या कहलाएगा, आपका इनसाइट कहलाएगा। कैसे करोगे वो मैंने सारे पॉइंट, 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए। किसी भी डेटा का जब आप एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपको डेटा की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डेटा की नॉलेज नहीं है तो आप इस काम को शायद ना कर पाएंगे। डेटा की नॉलेज होनी चाहिए का मतलब क्या है, तो मैं एक डेटा लेकर आता हूं प्रैक्टिस कराने के लिए। 2 तरह के डेटा पर मैं आपको काम करना सिखाऊंगा। एक हमारा पब्लिक डोमेन का डेटा है और एक हमारा बिजनेस से रिलेटेड सेल्स का डेटा है। पब्लिक डोमेन का डेटा कैसे कहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए, जैसे कोविड का डेटा, कोविड के केसेस का डेटा, कोविड की वैक्सीन का डेटा, है ना, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, इन सब का डेटा, हार्ट अटैक, है ना, इन सब का डेटा WHO की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड कितने केसेस हार्ट अटैक के होते हैं, कितने केस हमारे कैंसर के आते हैं, वो सब डेटा अवेलेबल है। उससे फायदा क्या होगा, उससे आप एक ट्रेंड देखो कि किन लोगों को कैंसर हो रहा है, कौन से लोग ज्यादा मोटे हो रहे हैं, और मोटे होने के बाद उनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, ओबेसिटी का डेटा। तो उससे आप हो सकता है बाकी लोगों की हेल्प कर पाओ। तो पब्लिक डोमेन का डेटा अवेलेबल है। ये सेल्स का डेटा, सेल्स का डेटा मतलब अमेजन पिछले 2 साल में कितना बिजनेस कर चुका है वो मुझे समझना है। तो पिछले 2 साल में जितने ऑर्डर आए अमेजन के पास, वो सारा डेटा दे दो मुझे। ऑर्डर कहाँ से आया, कितने अमाउंट का था, कितना डिस्काउंट दिया अमेजन ने, डिलीवरी कब करी उसकी, कितनी क्वांटिटी मंगाई गई थी, अमेजन को उससे प्रॉफिट कितना हुआ। तो 2 साल में ये सब बताओ हमें, तो हम ट्रेंड देख लेंगे, अमेजन का भविष्य क्या है देख लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम इन 2 डेटा पर मैं करके दिखाऊंगा। तो एक पब्लिक डोमेन का डेटा और अवेलेबल है जो बड़ा फेमस है, कभी कभी इंटरव्यू के अंदर उसी के नाम से पूछ लेते हैं। टाइटैनिक इंसिडेंट हुआ था, टाइटैनिक मूवी बनी हुई है, तो टाइटैनिक का डेटा भी तो पब्लिक डोमेन का डेटा है कि वो डूब गया था। तो जी क्यों डूब गया था, और जो डूब गया तो उसमें कुछ लोग बच गए थे, कुछ लोग नहीं बचे थे। तो साहब जो बच गए थे वो कैसे बच गए, जो नहीं बचे वो क्यों नहीं बचे, सर्वाइवल कैसे हुआ वहां पर लोगों का, ये हम समझाना चाहते हैं दुनिया को, ताकि अगली बार कोई टाइटैनिक जैसे शिप में बैठेगा तो अपने आप को समझ ले कि क्या करना चाहिए मुझे, है ना। तो वो भी पब्लिक डोमेन का डेटा है। ठीक, तो 2 तरह के डेटा पर हम जनरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट जो हम पढ़ने वाले हैं स्किल सेट में वो वही है ना, जो चल रहा है हमारा। तो अब सबसे पहले मैं टाइटैनिक वाला डेटा ले आता हूँ। CSV फाइल में दे रखा है मुझे। Titanic.csv, ये डेटा मेरे पास, ये मैंने आपको दे रखा है। तो टाइटैनिक का डेटा आपके पास आ गया। यूट्यूब पे चैनल पे जाके समझ लेना टाइटैनिक की कहानी क्या थी, आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस करने आएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो टाइटैनिक एक जहाज का नाम था जो हमारा समुद्र में जा रहा था। लगभग 1700-1800 उसमें पैसेंजर थे, और वो समुद्र के अंदर किसी बर्फ के टुकड़े से टकरा गया, है ना। और टकराने से उसमें टाइटैनिक के अंदर होल हो गया और उसमें पानी भरना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो हमारा लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर वो शायद डूब गया था, ऐसा कुछ है। अब 2.5 से 3 घंटे में डूबा था, 2.5 से 3 दिन में डूबा था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 2.5 से 3 का कुछ है फैक्ट था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया टाइटैनिक के बारे में क्या था। ठीक है, अब हमें जो ये डेटा दिया गया है, एक्चुअल में 1700 पैसेंजर थे
टाइटैनिक में, लेकिन हमें जो डेटा है वो आधे का ही दिया है। 891 लोगों का डेटा हमें अवेलेबल है। उन 891 का जो डेटा है वो किन किन पैरामीटर्स पे अवेलेबल है उन्हें समझिए। तो हमें अवेलेबल है पैसेंजर की आईडी। जो भी टाइटैनिक में बंदा बैठा होगा उसकी एक आईडी होगी, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर होता है, एम्प्लॉय आईडी होती है, उसी तरह से वहां पर पैसेंजर की आईडी थी। ये कॉलम है सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड कॉलम में ये बताया गया है कि वो पैसेंजर, देखो एक रो, जो यहाँ पर एक रो है, ये एक रो एक पैसेंजर के डेटा को बता रही है, दूसरी रो दूसरे पैसेंजर के डेटा को बता रही है, और तीसरी रो तीसरे पैसेंजर के डेटा को बता रही है। तो इस तरह से जितनी रो हैं, हर रो एक पैसेंजर के डेटा को बता रही है, ठीक है। तो पहले वाले पैसेंजर की आईडी ये है। सर्वाइव्ड की वैल्यू 0 का मतलब है वो सर्वाइव नहीं हुआ, ठीक है, कैजुअलिटी हो गई, खत्म हो गया, मर गया था वो। पी क्लास, पी क्लास का मतलब पैसेंजर क्लास, मतलब जो ये पहला वाला पैसेंजर था टाइटैनिक में जब आया था तो किस क्लास से बिलोंग करता था। जैसे आप ट्रेन में स्लीपर क्लास होती है, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड, प्लेन के अंदर इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, है ना। तो इसी तरह से पैसेंजर क्लास थी टाइटैनिक के अंदर भी। तो ये क्लास थर्ड का बंदा था। कौन था? ये था बंदे का नाम। जेंडर क्या था इसका? मेल। एज क्या थी? 22। सिबलिंग स्पाउस। तो ये जो पैरामीटर है, ये जो कॉलम है जिसका नाम है SIB SP, सिब SP, तो यहाँ पे सिब SP का मतलब है सिबलिंग स्पाउस। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, जो भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं। और स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ के लिए सिंगल वर्ड का नाम होता है स्पाउस, ठीक है। तो अब जो ये पहला बंदा गया था, ये पहला बंदा या तो इसके साथ इसके भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में से कोई एक था साथ में, और एक आदमी साथ में और है, ठीक है। पी आर्क, पी आर्क नहीं, इसे पेरेंट चाइल्ड ऐसे पढ़ेंगे। पेरेंट चाइल्ड मतलब जो बंदा गया था इसके साथ क्या इसके पेरेंट गए थे या इसके बच्चे गए थे, तो टोटल कितने लोग पेरेंट चाइल्ड मिलकर गए थे वो ही है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसके साथ ना तो इसके पेरेंट्स थे ना इसके बच्चे थे, या तो इसके साथ इसका कोई भाई बहन है या फिर इसके साथ इसका हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब ये है टिकट का नंबर जो उन्होंने टिकट लिया था, ये है किराया, ठीक है। ये है आपका कैबिन, उनको कैबिन अलॉट हुआ था या नहीं हुआ था। तो NAN का मतलब है नहीं पता, ये मिसिंग इंफॉर्मेशन है। नहीं बताया गया कि इस कस्टमर को कैबिन मिला था या नहीं, मतलब नहीं पता ये बात। जिसको मिला था उसका कैबिन नंबर लिखा हुआ है, कैबिन नंबर ये है। जिसको नहीं मिला था उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, NAN। आखिरी कॉलम एम्बाग। एम्बाग कॉलम वो हमारा पोर्ट है जहां से लोग चढ़े होंगे टाइटैनिक के ऊपर। तो US के अंदर कई पोर्ट हैं, तो ये पूरा इंसिडेंट US के अंदर था, है ना, भारत के अंदर नहीं है। तो अब कोई एक पोर्ट होगा जो S से स्टार्ट होता होगा, तो उन्होंने S पोर्ट का नाम रख दिया, C पोर्ट का नाम रख दिया, एंड सो ऑन सो ऑन। तो अब मुझे डेटा की नॉलेज हो गई। अब मेरा ब्रेन क्वेश्चन क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने डेटा को आउटर लेवल पे समझना है कि इस डेटा में हमारा कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का कितना टाइप है, कितनी मिसिंग वैल्यू किस में पड़ी हुई है। जैसे इस कॉलम में तो बहुत मिसिंग वैल्यू दिख रही है मुझे, तो मुझे सबसे पहला काम है इस डेटा का एब्स्ट्रैक्ट व्यू समझ लेना। इस डेटा का एब्स्ट्रैक्ट व्यू समझ लेना, तो कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर आएंगे, डेटा फ्रेम के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे इन्फो। इन्फो मेथड क्या करता है, जिस डेटा फ्रेम पर कॉल करा जाएगा
उस डेटा फ्रेम का एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे देगा, आउटर पिक्चर। एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब है आउटर पिक्चर, अंदर की कहानी नहीं सुनाएगा, बस बाहरी बाहरी तौर पर बता देगा डेटा में ये है। देखो क्या बता रहा है, ये कह रहा है भाई आपके टोटल 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। कॉलम के नाम क्या क्या है, ये कॉलम के नाम है। अब ये कह रहा है कि कॉलम में कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो मिसिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है। देखो एज कॉलम में 714 वैल्यू मिसिंग नहीं है, मतलब कुछ मिसिंग है फिर इसका मतलब, क्योंकि टोटल हमारा जो डेटा है उसमें कितनी एंट्रीज हैं, 891। तो पैसेंजर आईडी भी 891 की गिवन है, ये भी इतने लोगों का पता है। लेकिन एज सिर्फ कितने लोगों की पता है मुझे, 714। मतलब मोटा मोटा देखें तो 170 लोगों के आसपास, 180 लोगों के आसपास हमें एज नहीं पता उन लोगों की। 180 लोगों ने अपनी एज नहीं बताई है या इस डेटा में अवेलेबल नहीं है। पर यहाँ तो डेटा और दिक्कत करने वाला है। 891 लोगों में से कैबिन की इंफॉर्मेशन सिर्फ 204 लोगों की अवेलेबल है। मोटा मोटा देखो तो 700 लोगों के बारे में यही नहीं पता उनको कैबिन मिला था कि नहीं मिला था। और 2 लोग ऐसे भी हैं जिनको, जिनके बारे में ये नहीं पता कि वो कहाँ से चढ़े थे टाइटैनिक, किस वाले पोर्ट से बैठे थे। 2 लोगों के बारे में नहीं पता, है ना। तो अगला क्या बताया जा रहा है, जो ये पैसेंजर आईडी कॉलम है इसमें जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू। 64 क्या है, 64 उसका मेमोरी कंजप्शन है। हर वैल्यू हमारा 64 बिट कंज्यूम कर रही है। 64 बिट तो मतलब कितना हो गया, लगभग 8 बाइट, है ना। तो अब 64 बिट्स, 64 बिट्स मतलब आप इंटीजर ध्यान रखो, ये कॉलम इंटीजर वैल्यू, ये कॉलम इंटीजर वैल्यू। यहां पर पांडास में अगर किसी कॉलम के अंदर वैल्यूज का टाइप ऑब्जेक्ट आता है तो इसके कई मीनिंग होते हैं। कई मीनिंग में से एक मीनिंग है स्ट्रिंग, ठीक है। तो पांडास में स्ट्रिंग नाम से डेटा टाइप नहीं बनाया गया, उन्होंने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट टाइप माना। आने वाले टाइम पर अनाउंस कर दिया गया है, शायद नेक्स्ट 2 to 3 वर्जन्स में पाइथन के पांडास में स्ट्रिंग डेटा टाइप को ऐड किया जाएगा। तो अगर आप 3 से 5 साल बाद पांडास को पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करने वाले कॉलम का डी टाइप ऑब्जेक्ट ना आकर स्ट्रिंग ही आएगा। अभी ये ट्रायल फेज में चल रहा है, मतलब जो अगले वर्जन बनेंगे 2 से 3 साल बाद, तो उसके लिए जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग फेज में अभी चल रहा है। तो आने वाले 2 से 3 साल में ये स्ट्रिंग बन जाएगा। बहरहाल अभी हम ऑब्जेक्ट के साथ ही इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो हर कॉलम में किस तरह की वैल्यूज हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देखो कैसे पता चलेगा, एग्रीगेट ऑपरेशंस मैं किन किन पे कर सकता हूं ये मुझे समझ में आएगा। सर एग्रीगेट ऑपरेशन किन्हें कहते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशन वो होते हैं जो हमारे किसी न्यूमेरिक कॉलम को समराइज करते हैं, जो हमारे न्यूमेरिक कॉलम को समराइज करते हैं। सर समराइज का मतलब क्या होता है, याद करो पहली क्लास में पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास में यही पढ़ाया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा को समराइज करना, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को बताना। तो स्टैटिस्टिक्स के 2 मतलब होते हैं, पहला डेटा को समराइज करना और दूसरा डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना। ये किसका पर्पस है, स्टैटिस्टिक्स का पर्पस है। तो अब डेटा को समराइज का मतलब होता है बहुत सारे डेटा को सिंगल वैल्यू में समझाना। और मैंने एग्जांपल कौन सा दिया था, याद आ गया होगा। 10th में कितने नंबर आए थे आपके, आपने बोला 68.5। मैंने तो नहीं कहा आपसे सिंगल वैल्यू बताओ, आपने ऐसा क्यों नहीं बताया कि हिंदी में इतने आए थे, इंग्लिश में इतने आए थे, सोशल साइंस में इतने आए थे, ऐसा क्यों नहीं बताया आपने मुझे। आपने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, समराइज कर दिया अपने 10th के नंबर्स को।
और मुझे क्या बताया, सिंगल पिक्चर दिखाई। क्यों? क्योंकि मुझे समझना आसान हो गया, आपको समझाना आसान हो गया। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक कॉलम है उसमें 891 वैल्यूज हैं, अब कहां तक मैं समझाऊंगा आपको उनको। तो मैंने क्या बोला, समराइज कर देते हैं, मतलब सिंगल वैल्यू बता देते हैं। किसी की कॉलम के बारे में, एक कॉलम में हजारों वैल्यूज हैं, 1000 वैल्यू थोड़ी बताएंगे आपको, हम उन 1000 वैल्यू को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके बताएंगे। अब वो सिंगल वैल्यू कहां से निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, वो बात का पॉइंट है, लेकिन बहुत सारी वैल्यू को जब सिंगल वैल्यू में लेकर आते हो, डेट इज समराइज करना। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, हमने कहा हो सकता है कि आप ये पूछना चाह रहे हो, बताओ उस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो तो एक ही होगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक होगी। एवरेज वैल्यू बता दो, मीडियन बता दो, स्टैंडर्ड बता दो, सब वैल्यू का सम बता दो। मतलब एक कॉलम में हमें सेल दे रखी है, कल कितनी सेल हुई थी अमेजन की, आज कितनी हुई है, परसों कितनी हुई थी, पिछले 10 दिन की सेल दे रखी है। मैंने कहा ये मत बताओ, मुझे बताओ आज तक सेल कितनी हुई। क्या करोगे, उस कॉलम की सारी वैल्यू का सम कर दो। क्या करना है, समराइज करना है ना। तो अब अगर मैं अपने डेटा को समराइज कर रहा हूं, तो उसके लिए हम एग्रीगेट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और एग्रीगेट ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, एवरेज निकालना, मीडियन निकालना, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, सम निकालना, लेंथ निकालना। ये सारे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं, हमारे एग्रीगेट ऑपरेशंस कहलाते हैं। तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तीसरी बार। सर पहली बार कब पढ़ाया था, जब मैंने माई सिक्वल पढ़ाया था। जब माई सिक्वल पढ़ा रहा था वहां भी मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक, एग्रीगेट ऑपरेशंस होते हैं माई सिक्वल के अंदर। दूसरी बार कब पढ़ाया था, जब स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास थी उस दिन पढ़ाया था। तीसरी बार आज फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो डेटा टाइप देखकर ये मैं आसानी से डिसाइड कर लूंगा कि मैं एग्रीगेट ऑपरेशंस किन किन पे कर पाऊंगा, किन किन पे नहीं कर पाऊंगा। तो सर इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इन दोनों पे नहीं होगा, इस पे हो जाएगा, इन सब पे हो जाएगा। तो ये 6-7 कॉलम ऐसे हैं जिनको एग्रीगेट ऑपरेशंस के साथ अगर मुझे कुछ समझना हो तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, और सर वो जो एग्रीगेट ऑपरेशन जिन पर नहीं हो रहे हैं, जैसे नेम हो गया, जेंडर हो गया, या आपका टिकट हो गया, या कैबिन या एम्बार्क्ड हो गया, तो इनको क्या करेंगे, इनको ग्रुपिंग के साथ यूज करेंगे, ग्रुपिंग करने में इनका यूज करेंगे। तो जो हमारे न्यूमेरिक कॉलम नहीं है, जो ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम है या स्ट्रिंग टाइप के कॉलम है, इनका हम किस में यूज करेंगे, ग्रुपिंग करने में इनका हम यूज करेंगे। सर ग्रुपिंग करना समझ नहीं आया, हमने कहा बड़ा आसान है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अभी ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं टोटल। अगर मैं आपसे कहूं बताओ सीएस ब्रांच के कितने हैं, ईसी के कितने हैं, आईटी के कितने हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रुपिंग करना। जितने सीएस के स्टूडेंट हैं उनको एक तरफ गिनती कर लो, जितने आईटी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको एक तरफ गिनती कर लो, है ना। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि चलो इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स उनको ग्रुपिंग कर दो बीटेक और नॉन बीटेक के अकॉर्डिंग। बीटेक के कितने हैं उनको एक तरफ गिन लो, जो नॉन बीटेक वाले हैं उनको एक तरफ गिन लो। क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बनाना। ग्रुप का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप की वैल्यू का कलेक्शन, क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो जो एक जैसे हैं उनको एक डब्बे में रख दो, जो दूसरे एक जैसे हैं उनको एक डब्बे में रख दो, ग्रुपिंग करना। तो अब जैसे आपने बोला कि सर हम जेंडर कॉलम की ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लियर बात है, मेल को एक तरफ कर दो, फीमेल एक तरफ कर दो। डेटा को एनालाइज करना हो सकता है कुछ आसान हो जाए आपके लिए। अब आप मेल के अंदर देखो, मेल का अपना कितना रेशो है, फीमेल का अपना कितना है, ओवरऑल देखना है तो ओवरऑल देख लो। इसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना, सिमिलर टाइप की वैल्यूज को इकट्ठा करके उनके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, क्या कहलाएगा, ग्रुपिंग करना कहलाएगा। तो ऐसे में ग्रुपिंग कर सकता हूँ किसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए एम्बार्क्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, कितने लोग उस जगह से चढ़े थे, कितने लोग इस जगह से चढ़े थे, तो मेरे डेटा समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर सर्वाइवल उन लोगों का हुआ है जो यहाँ से चढ़े थे। समझ में आ रही है कहानी, तो इसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना। चलो, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने डेटा का एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखा, और एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखकर ही मेरे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें चली गई कि मैं इस डेटा के साथ क्या क्या कर सकता हूँ।
किन कॉलम्स पर मैं एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, किन कॉलम्स को मैं ग्रुपिंग करने के लिए यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर क्लियर हो गई। और ये भी क्लियर हो गया कि वो कौन सा कॉलम है जिससे कुछ भी नहीं निकलेगा, जिसमें से मैं इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाऊंगा। कौन सा कॉलम होगा वो जिसमें मोस्टली वैल्यूज कैसी हैं, मिसिंग है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कैबिन, कैबिन कॉलम में 700 वैल्यू मिसिंग है, 891 में से 204 ही गिवन है। अब कैबिन के अकॉर्डिंग मैं कभी नहीं बता सकता कि लोग जो सरवाइव हुए थे उनका कैबिन के साथ कोई ट्रेंड है या नहीं, कभी मैं देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कैबिन का डेटा मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए ओवरव्यू कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। अच्छा और भी देखो, इस ओवरव्यू में आपको ये बताया जा रहा है ये जो पूरा डेटा है रैम के अंदर, हार्ड डिस्क में नहीं, रैम के अंदर जब लोड हुआ है, जब आप इसे रन कर रहे हैं, है ना, शिफ्ट एंटर से जब आपने इसे रन करा और ये यहाँ पर आ गया डेटा फ्रेम में, तो ये रैम के अंदर कितना मेमोरी यूज कर रहा है, 83.7 केबी की मेमोरी का यूज हमारा करता है। ठीक है, तो ओवरऑल 2 कॉलम फ्लोट टाइप के हैं, 5 कॉलम ऐसे हैं जो इंटीजर वैल्यू रखते हैं, और 5 कॉलम ऐसे हैं जो स्ट्रिंग टाइप के हैं या ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। इनको मैं ग्रुपिंग के लिए यूज करूंगा, इनको मैं एग्रीगेट ऑपरेशन करने के लिए यूज करूंगा। मिसिंग वैल्यू, नॉन मिसिंग वैल्यू, कॉलम का टाइप, नाम, सब कुछ मेरे पास क्रिस्टल क्लियर होकर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्फो के बारे में अपने आप लिख लेना क्या क्या बता रहा है ये। टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, missing values, non-missing values in each column, type of values in each column, memory consumption by data frame, ये सारी बातें हमें एक लाइन से पता चल जाती हैं। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो अलग अलग टुकड़े कैसे करते, df डॉट शेप, इससे सिर्फ ये पता चला कि हमारे डेटा में कितने रोज हैं कितने कॉलम। तो शेप नाम की एक प्रॉपर्टी है डेटा फ्रेम में, जिससे सिर्फ हमें इतना पता चलेगा कि हमारे डेटा में कितनी रोज और कितने कॉलम। मुझे सारे कॉलम का नाम चाहिए, तो df डॉट कॉलम, कॉलम्स नाम की प्रॉपर्टी है, इससे क्या आएगा, जितने कॉलम्स हैं हर कॉलम का नाम आ जाएगा, हर कॉलम का नाम आ जाएगा। अब सर मुझे बताओ कि हर कॉलम किस तरह की वैल्यू कंटेन करता है, df डॉट डी टाइप। तो हर कॉलम किस तरह की वैल्यू कंटेन करता है वो आ गया। अरे सर इतना कोई क्यों करेगा, फिर यही ना कर ले सीधे वो। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपसे कह दे नहीं भी इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही बात बता दो कि हर कॉलम किस तरह की वैल्यू कंटेन करता है, पूरी इतना कहानी मत सुनाओ। तो भाई ये ले लो, इससे आपको बस ये पता चलेगा कि इस डेटा फ्रेम में जितने कॉलम्स हैं वो किस टाइप की वैल्यू कंटेन करते हैं। कॉलम का सिर्फ नाम चाहिए, अंदर की वैल्यू क्या है वही अभी इंटरेस्ट नहीं है। df डॉट कॉलम, कितनी रोज कितने कॉलम्स, बस ये बता दो, ये लो। अगर मुझे ये पता करना हो कि कहाँ पर कितनी वैल्यू हमारी मिसिंग है, तो df डॉट इज नल डॉट सम, मिसिंग वैल्यू का सम हर कॉलम में लाकर दे दो। एज कॉलम में 177 वैल्यू मिसिंग है, केविन कॉलम में 687 वैल्यू मिसिंग है, एम्बार्क्ड में इतनी वैल्यू मिसिंग है। तो अलग अलग करके अगर कोई मुझसे कह दे तो भी ला दूंगा मैं, और क्विकली मुझे कोई कह दे 1 सेकंड में लाकर दिखा दो, df डॉट इन्फो, खत्म। आज इतना रखेंगे, 3 दिन ऑफ रहेगा, 19, 20, 21, अगली क्लास 22 तारीख को होगी।
22 तारीख को इसी के आगे अपना कंटिन्यू करेंगे।